हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चला हुआ है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़, आज हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करते हैं। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हमने जो इसका फॉर्मेट किया था एक बार उसे हम आज रिवाइज़ कर लेते हैं। उसको शुरू करने से पहले जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या करना है, लिक्विडेटर्स की जो है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनानी है हमें। लिक्विडेटर कौन है? जो कंपनी ने अपॉइंट किया है अपने एसेट्स की वैल्यूएशन कराने के लिए। तो हमने लिक्विडेटर की रिपोर्ट बनानी है। उसकी रिपोर्ट ऐसे बनेगी टी शेप में। डेबिट की तरफ उसके हमारे रिसिप्ट्स लिखे जाएंगे और क्रेडिट की तरफ हमारी पेमेंट्स लिखी जाएंगी। रिसिप्ट्स क्या क्या होंगी? कैश इन हैंड और बैंक, और जो भी अमाउंट रियलाइज़ हुआ है हमारी एसेट्स से, एसेट्स की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये हमारे इधर आएगा। उसके बाद हमारा आता है सरप्लस, जो हमारे रिसीव होता है हमारे क्रेडिटर से। फिर शेयर होल्डर से अगर हमारी कोई कॉल्स इन एरियर्स रखी हुई है तो वो हमें रिसीव होती हैं। कहने का भाव ये है कि जितनी भी आपको रिसीव होगा कुछ भी, आप उसको डालोगे डेबिट की तरफ, और कुछ भी आप पे कर रहे हो उसका अमाउंट जाएगा पेमेंट्स की तरफ। तो पे में जो आपका अमाउंट है, जो सीरीज़ रहेगी, बेहतर होगा कि आप एक सीरीज़ वाइज चलें। इससे आपका परफॉर्मा भी हमेशा याद रहेगा और आपके सम में सॉल्यूशन करते वक्त आपको इजी रहेगा। ये आप ये नहीं देखोगे भूलोगे कि भाई मेरी कुछ अमाउंट छूट गई है या कुछ नहीं। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इसको सीरियल वाइज चलें, ताकि आपको परफॉर्मा भी हमेशा याद रहे और आपकी कोई आइटम छूटे भी ना। तो सबसे पहले हम लीगल चार्जेस पे करते हैं। उसके बाद रेमनरेशन होती है लिक्विडेटर की। आफ्टर दैट एक्सपेंसेस होते हैं वाइंडिंग अप के, जिसे हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कह देते हैं। अच्छा, रिमनरेशन जो कैलकुलेट करते हैं वो हमारा कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। तरीके नहीं कहेंगे, इन 3 अमाउंट पर हम रेमनरेशन दे सकते हैं लिक्विडेटर को। हम ये कह लें कि इन 3 अमाउंट पर लिक्विडेटर अपने रेमनरेशन क्लेम कर सकता है। ये इसका मतलब है। एक तो अमाउंट जो एसेट्स के रियलाइजेशन से हमें मिली है, वो अमाउंट क्या है? ये वाली अमाउंट है हमारी। फिर दूसरी है क्या कि आपने जो क्रेडिटर्स को पे करा है उस पर आपने परसेंटेज देनी है। तीसरी बात है कि अगर आपने शेयर होल्डर्स के अमाउंट जितना अवेलेबल है उस पर परसेंटेज देनी है। इन 3 चीज़ों पर लिक्विडेटर अपनी रिमनरेशन क्लेम कर सकता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। आफ्टर दैट डिबेंचर्स हैं जो कंपनी में आपकी वे। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, फिर जाके आपके शेयर होल्डर्स आएंगे जो कि प्रेफरेंस होंगे पहले वो, उसके बाद आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। ये आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट रहेगा। अब आपके ऑर्डर ऑफ पेमेंट को एक बार हमने जो किया था उसको एक बार देख लो। हमने अभी भी परफॉर्म में देखा कि लीगल चार्जेस पहले करने हैं, उसके बाद रेमनरेशन देनी है। रेमनरेशन हमारा फर्स्ट एसेट्स पे क्लेम कर सकता है वो। तो एसेट्स, ये हमारा जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये सारा हम अपने हमारा जो कंसेप्ट हमने किया था थियोरी पोर्शन, वहाँ पर हमने ये सब कवर कर लिया था। आई होप आपने रिवाइज़ भी कर लिया है और आपको अच्छे से समझ आ चुका है ये थियोरी पोर्शन इसका। अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। देखो इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो मैं आपको करा रही हूँ, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है और दूसरी इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो यहाँ पर मैं आपको शुरुआत में एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराती हूँ, उसके बाद आपको थर्ड में एक, तीसरी और चौथी में एक जो छोटा सा अलग पॉइंट है वो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, जो वो आपको जल्दी इजी समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 पहले करा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखो कि अ कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2012। बच्चों देखो, अगर आपने अभी भी कंसेप्चुअल पार्ट नहीं किया है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है थ्योरी पोर्शन में जो गिवन है, तो आप इलस्ट्रेशन नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप थ्योरी पोर्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना शुरू करें। हमारा हो चुका है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ अब। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपका देखो शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है आपकी, उसमें आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर आपको जो जो चीज़ें गिवन हैं, एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, फिर दूसरा
पार्टली सिक्योर हैं, जो कि सिक्योर किसके अगेंस्ट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं। फिर अनसिक्योर्ड हैं आपके क्रेडिटर्स। उसके बाद है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि अनसिक्योर्ड नेचर का है। उसके बाद आपकी एसेट्स आती हैं, करंट और नॉन करंट। उसके बाद आपको कहता है कि लिक्विडेटर ने रियलाइज़ किया आपकी एसेट्स, वो ये अमाउंट आपने का रियलाइज़ हुआ है। 35,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो आपकी बैलेंस शीट में कितने की गिवन है, 48,000 की, ये आपको 35,000 में रियलाइज़ हुई है अभी। प्लांट आपको इतना में पड़ा, इन्वेंट्री, टीआर, कैश, ये आप सभी लिख दोगे। लिक्विडेटर की जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें रिसिप्ट्स की तरफ आप क्या नहीं लिखोगे, बस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपने कहाँ एडजस्ट करी है, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके जो ये इतना सिक्योर क्रेडिटर्स हैं आपके, उसमें ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर हैं। वो कितनी है आपकी, 55,310 की है, इतनी लाइबिलिटी है। और इसके अगेंस्ट आप क्या सिक्योर है, 35,000 के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो आप इसकी पेमेंट इतनी यहाँ से कर दोगे, ठीक है, इसलिए आप उसको लिक्विडेटर की रिपोर्ट में नहीं मेंशन करोगे। उसके बाद एक्सपेंसेस कैसे कैसे हैं आपके, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस आपके 1,000 हैं। फिर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन जो आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 2.5% तो आपने देना है ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, जो आपका एसेट से रियलाइज़ हुआ है वो देना है। फिर उसके बाद 2.5% के बाद 2% आपने देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर देना है। ये हमारा मेन पोर्शन रहेगा अभी कैलकुलेट करने का, किस रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपने जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप सब यहाँ पे लिखोगे, जो आपको एसेट नई वैल्यू पे रियलाइज़ हुई है। आपको सिर्फ क्या नहीं लिखनी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन में ये मान लिया है कि हमने वो बाहर से बाहर पे कर दी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। आफ्टर दैट ये आपका अमाउंट रियलाइज़ हो गया आपको 1,51,000। इसके बाद आपने क्या करना है, हमें पेमेंट साइड आना होता है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, लीगल चार्जेस पे करने होते हैं। अब लीगल चार्जेस तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। सेकंड चीज़ आपको जो पे करनी होती है वो होती है आपकी रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर की। तो अब लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने का जो हमारा तरीका है, हमें किस प्रकार करनी है कि 2.5% तो देनी है हमें अमाउंट रियलाइज्ड पर। अब वो हमारा अमाउंट रियलाइज्ड क्या होता है, जितने पर हमारी एसेट्स रिवैल्यूड हुई हैं। तो आपकी जितनी भी एसेट्स ये रिवैल्यूड हुई हैं, क्या क्या अमाउंट है ये सारा, ये सभी आपने ऐड करना है। उतने अमाउंट का 2.5% निकालना है। वो आपकी कमीशन, वो आपकी इसकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन आ जाएगी ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, जैसे कि आपकी ये हमने यहाँ पर करी हुई है। हमने ये सभी को ऐड किया। अमाउंट रियलाइज्ड हमारा कितना है, 1,86,000। उसका 2.5% कर दिया 4,650। ये आपकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वो कहता है कि आपने क्या देना है, 2% देना है अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनके ऊपर देना है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हमें कुछ देखो क्या कुछ गिवन है हमें हमारी इसमें बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड का। ये हैं हमारे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इसमें कुछ सिक्योर हैं कुछ अनसिक्योर हैं। तो अब हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी बैलेंस शीट में गिवन ही नहीं है। तो अगर आपको याद है जो हमने कंसेप्ट में किया था, थियरी पोर्शन में किया था, जब भी हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर हमें रिम्यूनरेशन देनी होती है, उसका तरीका क्या होता है, देखो ये रहा, commission on the amount paid to unsecured creditors. When the liquidator is entitled to a commission based on the amount paid to unsecured creditors, तब क्या होता है, preferential creditors must also be taken into consideration because they are also unsecured. तो आपको प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स गिवन है आपकी बैलेंस शीट में, आपको उनको भी कंसीडर करना है। कब? जब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की
कैलकुलेशन करोगे जब आपने रेम्यूनरेशन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर देनी है, तब आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी उनमें एज्यूम करोगे, मानोगे। तो यहाँ पर यही हुआ है कि अब हमें जो देनी है 2% अनसिक्योर्ड पे, तो वो हम क्या करेंगे कि 2% निकालेंगे। एक तो हमारा 2.5% यहाँ से आ गया, फिर हमारा रेम्यूनरेशन में 2% निकलेगा किसका, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। उनकी अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में गिवन है 24,200। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमें 24,200 गिवन है, इसीलिए हम उसका 2% करेंगे, वो कितना आता है हमारा 484। तो दूसरी हमारी इसकी लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन कितनी बनेगी, 484 बनेगी। पहली बात ये हम किसका कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कर रहे हैं। एक तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का देखेंगे और फिर दूसरा हम उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या अमाउंट हमारा बनता है। तो उसके लिए हमें देखना है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट गिवन नहीं है बैलेंस शीट में, वो हमें निकालना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स हमारे कितने कैसे कैसे गिवन हैं बैलेंस शीट में, देखो हमने एक तो ये लेना है पार्टली सिक्योर्ड कैसे है कि 35,000 तक ये सिक्योर था, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तक, उसके बाद ये अनसिक्योर है, उसके बाद ये अनसिक्योर माना जाएगा 55,310, फिर है अनसिक्योर्ड, उसके बाद दूसरी अमाउंट हमारी ये, उसके बाद हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी अनसिक्योर्ड है। तो हम इसमें से 35,000 माइनस कर देंगे, उसके बाद जितना अमाउंट बचेगा वो अनसिक्योर्ड रहेगा। 35,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि उतने की हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमें रियलाइज़ हो गई है। तो हमारे ये सब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन तीनों को ऐड किया, बन गया हमारा 1,32,100। ये अनसिक्योर क्रेडिटर्स के लिए है। अगर हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है उसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे, सिर्फ कमीशन निकालने के लिए, ना कि अनसिक्योर क्रेडिटर की कैलकुलेशन में। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में यूज़ कर लिया उसे, ठीक है। अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स का अमाउंट पता चल गया हमें कितना है ये। अब हमें क्या करना है कि जितना अमाउंट हमारा रियलाइज़ हो चुका है, क्या वो इनफ है हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करने के लिए, जो कि 1,32,100 के हैं। वो देखते हैं क्या हमारे पास अमाउंट इनफ है कि नहीं है। हमारे पास कितना अमाउंट है, हमारे पास 1,51,000 है जो एसेट्स को रियलाइज़ होके आया है। उसमें से हम रेम्यूनरेशन पे करेंगे जो कि 4,650, 2.5% निकाला था एसेट्स रियलाइज़ का, 484 कमीशन निकाली, कितनी बन गई ये। फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद प्रेफरेंस क्रेडिटर्स हमने पे करे, तो हमारा इतना पे करने के बाद जो कि हमारा कितना बनता है 30,334। इसमें से हमने ये माइनस किया तो हमारा 1,20,666 रुपये बचा। तो क्या इतना अमाउंट हमारे अनसिक्योर क्रेडिटर को पे करने के लिए इनफ है, जो कि 1,32,000 के हैं? नहीं इनफ है। तो अब हमें क्या करना है, कि जो मैनेजर की ये जो लिक्विडेटर है इसकी कमीशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये वो केस बन गया है कि जब लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देते हैं और आपके पास सफिशेंट अमाउंट नहीं है, तो उसमें हमारी बनती है कि जितना अमाउंट है उसके ऊपर किस तरह से कमीशन देते हैं। 2% रेट थी ना, 2/102। ये आपको याद हो, हमने थियरी पोर्शन में किया था। ये हमारा ये वाला केस है। ये देखो, इफ़ द अमाउंट अवेलेबल इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ अनसिक्योर क्रेडिटर। अब हमारे पास यही केस बना ना कि 1,20,000 अवेलेबल है और अनसिक्योर क्रेडिटर कितने के बने, 1,32,000 के। तो ऐसे में हमें क्या से फॉर्मूला लगाते हैं, मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय उस रेट ऑफ कमीशन को आप 100 में ऐड करते हैं, 2/102। यहाँ पर भी हमारा यही केस अप्लाई हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन हमारी क्या से होगी इसकी लिक्विडिटी के रेम्यूनरेशन की, 1,20 के ऊपर 2/102। कितनी कमीशन बनी,
52,366। अब इसमें से हम ये माइनस करके जितना अमाउंट बचेगा उतने से ही हम अपनी लाइबिलिटी को पूरा करेंगे, जो कि 1,32,000 की है। तो बचा कितना अमाउंट ये पे करने के बाद 1,20 में से 2,366 माइनस कर दिया तो बचा 1,18,300। तो जबकि इतना अमाउंट है तो हम सिर्फ इतने, हमारी जितनी कैपेसिटी इतने तक ही हम इसको पे कर पाएंगे। ये हमारा सारा वर्किंग नोट हो गया। अब हम इसको हम बस हमें अब इसमें लिक्विडिटी की जो रिपोर्ट है उसमें डालते जाना है। रेम्यूनरेशन देखो हमारी ये हो गई, फिर ये भी हो गई, ये हमारी हो गई 1,20,000 पे 102, ये बन गई। फिर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 1,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए इतने, अनसिक्योर क्रेडिटर कितने हम पे करेंगे जहाँ तक हमारी कैपेसिटी उतने तक ही, ठीक है। आफ्टर दैट ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको मैनेजर की मैं बार बार मैनेजर वर्ड यूज़ कर रही हूँ। लिक्विडेटर की जो कमीशन है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि लिक्विडेटर की कमीशन आपने जब देनी है अनसिक्योर पे। आपको कुछ नहीं बोला कि प्रेफरेंस को उसमें ऐड करना है या नहीं करना है। अगर नहीं बोला गया कुछ तो आपने एज्यूम करके चलना है कि प्रेफरेंशियल शेयर क्रेडिटर्स अनसिक्योर क्रेडिटर्स में यूज़ होंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेम्यूनरेशन। अब आपका जो थर्ड इलस्ट्रेशन है, जो एक अलग पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है, ये थर्ड इलस्ट्रेशन में आपका सब वैसे ही होगा। यहाँ पर एक चीज़ अलग है, बस वो ये है, रेम्यूनरेशन करते वक्त 3% ऑन नेट अमाउंट रियलाइज्ड, सेम जैसे अभी हमने किया वो ही। आफ्टर दैट 2% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अब इसमें अनसिक्योर क्रेडिटर में उसने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है कि आपने प्रेफरेंस क्रेडिटर्स इंक्लूड नहीं करने हैं। इसीलिए आप जब इसकी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करोगे तो वो 2% प्रेफरेंस क्रेडिटर्स का ऐड नहीं करोगे, सिर्फ 2% आप किसका करोगे, जो आपका अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए बच जाएगा, ठीक है। अब वो इनफ होगा या नहीं होगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, ये 2/100 लगेगा या फिर 2/102 लगेगा। तो आप जब इसका सोल्यूशन करोगे, जो कि जैसे मैंने कराया है वैसे ही होगा इसका, तब आप पाओगे कि इसमें से कौन सा आपने यूज़ करना है। आई होप आपको जो पॉइंट मैंने डिफरेंस का समझाना चाह रही थी वो आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।